इस मेगा डॉक्यूमेंट्री के भाग 1 में हमने देखा कि कैसे टेंसेंट और उसके सुपर ऐप वीचैट ने चीन के 140 करोड़ लोगों के जीवन को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हमने चर्चा की कि कैसे यह ऐप न केवल एक संचार का माध्यम है, बल्कि चीनी सरकार के लिए जासूसी का सबसे बड़ा हथियार भी बन चुका है। लेकिन आज इस दूसरे भाग में हम उस मोड़ से कहानी शुरू करेंगे जहां टेंसेंट का अस्तित्व ही खतरे में था। हम जानेंगे कि कैसे मात्र $2.2 मिलियन ने एक डूबती हुई कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा टेक जाइंट बना दिया और कैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज को धूल चटाकर पोनी मा ने अपनी सल्तनत खड़ी की। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की सफलता की नहीं है, बल्कि यह कहानी है चालाकी, आइडिया की चोरी और सरकार के साथ किए गए उस गुप्त समझौते की जिसने प्राइवेसी शब्द का अर्थ ही बदल दिया। इसमें रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं है कि अगर साल 2000 के शुरुआती दौर में पोनी मा को वह $2.2 मिलियन की फंडिंग नहीं मिली होती तो शायद टेंसेंट नाम की कोई चीज आज वैश्विक बाजार में मौजूद ही नहीं होती। उस वक्त कंपनी कानूनी और आर्थिक मोर्चों पर बुरी तरह घिरी हुई थी। सबसे पहले ICQ की तरफ से आए कानूनी नोटिस के दबाव में पोनी मा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सर्विस ICQ का डोमेन नेम रातों रात बदलकर QQ रख दिया। इस एक छोटे से बदलाव ने उन्हें एक बड़े अदालती चक्कर से बचा लिया। अब चूंकि कानूनी मसले हल हो चुके थे और वेंचर कैपिटल का पैसा बैंक अकाउंट में आ चुका था, तो QQ की ग्रोथ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब दंग रह गए। महज पहले 2 सालों के भीतर ही QQ ने 50 मिलियन यानी 5 करोड़ यूजर्स का विशालकाय टारगेट पूरा कर लिया। यह वह दौर था जब ICQ जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चीनी बाजार में अपनी पकड़ खो रही थीं और पोनी मा का साम्राज्य राज करना शुरू कर चुका था। उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में होने के बावजूद टेंसेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस विशाल भीड़ से पैसा कैसे कमाया जाए, यानी QQ को मोनेटाइज कैसे किया जाए। चंद सालों की मशक्कत के बाद यह गुत्थी भी सुलझ गई जब QQ में कस्टमाइज्ड अवतार नाम का एक अनोखा फीचर पेश किया गया। इस फीचर के तहत यूजर्स को अपनी डिजिटल प्रोफाइल को सजाने के लिए वर्चुअल कपड़े, एक्सेसरीज और लुक्स खरीदने का मौका दिया गया। इसके लिए टेंसेंट ने बहुत ही मामूली रकम चार्ज की, लेकिन जब 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अपनी डिजिटल पहचान को बेहतर बनाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे खर्च किए, तो टेंसेंट के पास धन की ऐसी वर्षा हुई जिसने इसे एक मुनाफे वाली कंपनी में बदल दिया। लोग अपने पर्सनल अवतार को बेहतर बनाने के लिए पैसे दे रहे थे और पोनी मा का खजाना भर रहा था। हालांकि यह सफलता अभी एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि साल 2004 में उनका सामना दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी से होने वाला था। 2004 में टेंसेंट का सीधा मुकाबला दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से हुआ। टेंसेंट के मुकाबले माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसके पास असीमित संसाधन, फंडिंग और वैश्विक अनुभव था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पूरी ताकत के साथ चीन में QQ को जड़ से उखाड़ने के लिए MSN चैट लॉन्च करने का ऐलान किया। यह चैट सर्विस QQ के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रोफेशनल दिखती थी। इसमें तकनीकी खामियां कम थीं और देखते ही देखते इसने चीन के पढ़े लिखे युवाओं और स्टूडेंट्स की मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। MSN चीन में इतनी तेजी से फैला कि वह सीधे तौर पर QQ का मार्केट शेयर निगलने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफलाइन मैसेजेस का फीचर भी पेश किया, जो उस समय एक बहुत बड़ी क्रांति थी। पोनी मा के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी, लेकिन यहाँ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐसी कमजोरी को पकड़ा जिसने पासा पलट दिया। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसका सारा कंट्रोल अमेरिका में था। अगर MSN चीन को कोई भी छोटा या बड़ा तकनीकी फैसला लेना होता तो पहले उसे US हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेना पड़ता था, जिसमें हफ्तों का वक्त लग जाता था। दूसरी तरफ MSN का सारा डेटा अमेरिकन सर्वर्स पर होस्टेड था, जिसका मतलब था कि चीन के स्लो इंटरनेट पर MSN की चैट्स QQ के मुकाबले बहुत धीमी और लैग से भरी थीं। टेंसेंट ने फुर्ती दिखाते हुए इस कमजोरी का फायदा उठाया और रातों रात QQ में भी ऑफलाइन मैसेजेस की सर्विस शुरू कर दी। टेंसेंट ने अपने सर्वर्स चीन के भीतर ही रखे थे, जिससे उनकी सर्विस तेज और भरोसेमंद रही। ग्लोबली अमेजन और गूगल जैसी कंपनियां अपनी जगह बना रही थीं, चीन के भीतर माइक्रोसॉफ्ट को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। यह पहली बार था जब एक स्थानीय चीनी कंपनी ने ग्लोबल जाइंट को उसके अपने ही खेल में हरा दिया था। जैसे जैसे दुनिया डेस्कटॉप से हटकर मोबाइल फोन की तरफ बढ़ रही थी, पुराने चैट सॉफ्टवेयर्स का अंत करीब आने लगा। लोग अब ऐसी एप्स चाहते थे जो मोबाइल पर सहजता से चले। यह वह दौर था जब फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां पश्चिम में उभर रही थीं। इसी बीच टॉकबॉक्स नाम की एक छोटी ऐप ने पुश टू टॉक वॉइस मैसेजिंग फीचर से खलबली मचा दी थी। जब इसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में पहुंचने लगी
तो फेसबुक ने इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन डील नहीं बन पाई। यहाँ टेंसेंट ने अपनी पुरानी कॉपी और किल रणनीति अपनाई। टेंसेंट ने पहले टॉकबॉक्स को खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन जब उन्होंने मना किया, टेंसेंट ने बिना देर किए टॉकबॉक्स के वॉइस मैसेजिंग और वॉइस टू टेक्स्ट फीचर को पूरी तरह से कॉपी करके वीचैट में डाल दिया। चूंकि टेंसेंट के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनका ये क्लोन मूल ऐप से ज्यादा सफल हुआ और टॉकबॉक्स पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मार्केट में यह संदेश साफ था, या तो टेंसेंट का ऑफर स्वीकार करो या तबाह होने के लिए तैयार रहो। पोनीमा अब वीचैट को सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर किसी चीज को 24 घंटे यूजर के हाथ में रखना है तो उसे जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इस सोच के साथ वीचैट में मूवमेंट्स फीचर जोड़ा गया, जो बिल्कुल फेसबुक की वॉल की तरह काम करता था। इसके बाद आया साल 2014 का वह ऐतिहासिक रेड एनवेलप कैंपेन। चीन में नए साल पर लाल लिफाफे में पैसे देने की पुरानी परंपरा है। वीचैट ने इसे डिजिटल कर दिया। इस एक फीचर ने करोड़ों चीनी नागरिकों को अपने बैंक अकाउंट वीचैट से जोड़ने पर मजबूर कर दिया। रातों रात वीचैट एक पेमेंट गेटवे बन गया और इसने अलीबाबा के अलीपे के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। साल 2015 तक वीचैट के यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी और अब टेंसेंट रुकने वाला नहीं था। साल 2017 में वीचैट ने मिनी प्रोग्राम्स लॉन्च करके मोबाइल इंडस्ट्री के नियम ही बदल दिए। अब आपको अपने फोन में अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्स जैसे स्विगी, उबर या जोमेटो रखने की जरूरत नहीं थी। ये तमाम एप्स वीचैट के भीतर ही छोटे प्रोग्राम्स के रूप में एम्बेड कर दी गई। इसका मतलब था कि अगर आपके पास वीचैट है तो आपका फोन कभी भरेगा नहीं और आप एक ही जगह से टैक्सी बुक कर सकते थे, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर सकते थे, मूवी टिकट खरीद सकते थे और अपनी पसंद की गेम्स भी खेल सकते थे। इस फीचर ने वीचैट को सफलता की उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया जहां से उसे नीचे गिराना नामुमकिन था। अब हर छोटे बड़े दुकानदार के लिए टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप करना मजबूरी बन गया, क्योंकि ग्राहक सिर्फ वीचैट से ही पेमेंट करना चाहते थे। बदले में टेंसेंट को हर एक ट्रांजैक्शन पर अपना फिक्स कमीशन मिलने लगा। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की चमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा राज छिपा है। वीचैट अपने यूजर्स को जो तमाम सुविधाएं फ्री में देता है, उसकी असली कीमत है यूजर का डेटा। और इस डेटा का असली खरीदार कोई कंपनी नहीं, बल्कि खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। वैसे तो चीन ने 1979 में कैपिटलिस्ट बिजनेस की इजाजत दी थी, लेकिन शर्त एक ही थी, कंपनी को वही करना होगा जो सरकार चाहेगी। टेंसेंट, अलीबाबा और DJI जैसी कंपनियां इसी शर्त पर फली फूली हैं। चीनी सरकार को एहसास हो गया था कि टेंसेंट के पास जो डेटा है वह हर नागरिक पर नजर रखने का सबसे सटीक जरिया है। पोनी माँ भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने सरकार की मांगों को ठुकराया तो उनका पूरा साम्राज्य मिनटों में ढहा दिया जाएगा। इसलिए आज वीचैट दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी तंत्र बन चुका है, जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। टेंसेंट ने सरकार के साथ मिलकर चीन में सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। वीचैट से प्राप्त डेटा के आधार पर सरकार तय करती है कि कौन सा नागरिक भरोसे के लायक है और कौन नहीं। आप क्या खरीदते हैं, आप किन लोगों से बात करते हैं और आपकी राजनीतिक सोच क्या है, इन सब के आधार पर आपको एक स्कोर दिया जाता है। अगर आपका स्कोर कम है तो आपको ट्रेन या प्लेन के टिकट नहीं मिलेंगे और आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि टेंसेंट की गेम्स में फेशियल रिकॉग्निशन लगा हुआ है, जो मोबाइल कैमरे के जरिए बच्चों की पहचान करता है और उन्हें दिन में 90 मिनट से ज्यादा खेलने नहीं देता। यह तकनीक का ऐसा दमनकारी उपयोग है जो पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। भले ही टेंसेंट के पास आज असीमित पैसा, टैलेंट और टेक्नोलॉजी है, लेकिन चीनी सरकार के साथ उसकी यह करीबी उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेटा या गूगल जैसा सम्मान नहीं दिला पा रही है। डेटा चोरी के डर से आज पूरी दुनिया की सरकारें टेंसेंट पर संदेह करती हैं, लेकिन चीन के भीतर पोनी माँ की यह सल्तनत आज भी अटल है। तकनीक का यह सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई सुविधा के लिए अपनी आजादी का सौदा करने को तैयार हैं। यह इस वीडियो का पार्ट 2 था। उम्मीद है कि अनदेखा सच की यह मेगा डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं, इसलिए अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।